स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 विज्ञान का जो 24 तारीख को होने वाला पेपर है, उसका एक मॉडल पेपर हमने आपके लिए तैयार किया है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी किया है। इन प्रश्नों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई जाएगी जो विभिन्न प्रकार से आपके बोर्ड के पेपर में हेल्पफुल हो सकती हैं। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च ताप पर दूध का आंशिक बंधीयकरण को क्या कहते हैं? यानी जो व्हाट इज़ द पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क एट हाई टेम्परेचर कॉल्ड? इसका राइट आंसर है पाश्चराइजेशन। यानी पाश्चराइजेशन एक महत्वपूर्ण क्रिया है और इसकी सबसे खोज जो की थी लुई पाश्चर ने की थी। ये पूछ सकते हैं कि पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर। ये आपको याद रखना है नाम। लुई पाश्चर ने 1857 में की थी। और इस प्रक्रिया को भी पूछा जा सकता है कि पाश्चराइजेशन किसे कहते हैं या पाश्चरीकरण किसे कहते हैं। इसका आंसर ये है कि जो मिल्क होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और एकाएक उसको वापस से ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करके उसको फ्रिज कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिससे उसमें जो सूक्ष्म जीव है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो लंबे समय तक हम उसको काम में ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाश्चरीकरण किसे कहते हैं। साथ ही साथ लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज भी की थी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि किण्वन किसे कहते हैं। तो किण्वन की खोज भी लुई पाश्चर ने की थी। लुई पाश्चर। और किण्वन की जो प्रक्रिया है वो सिंपल है कि चीनी से अल्कोहल बनना। अल्कोहल बनने की जो प्रक्रिया है उसको किण्वन कहते हैं। तो ये सभी प्रश्न इस एक प्रश्न की सहायता से हम समझ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? यानी जब अभिलंब है, आपने परावर्तन के बारे में अपन ने पढ़ा कि जब किसी चमकीली सतह पर कोई किरण आपतित होती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यदि हम इसके ऊपर एक अभिलंब बनाएं तो इनके बीच का जो कोण होता है वो बराबर होता है। यानी जो परावर्तन का नियम है उसके अनुसार आपतन कोण इक्वल्स टू परावर्तन कोण इसके बराबर होता है। यानी आई को एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यानी ये जितने डिग्री का कोण होगा उतने डिग्री का ये होगा। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिलंब पर आपतित किरण, जैसे ये एक हमारे पास परावर्तक सतह है और यह इसका अभिलंब है। अभी कह रहा है कि इसी पर कोई किरण आपतित हो रही है तो वह इसी पर ही परावर्तित भी होगी। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? यानी जितना ऐसा उतना ही डिग्री पर यह परावर्तित हुआ है तो इसका मान हो जाएगा 0 डिग्री। यानी आई हमारे पास 0 डिग्री है तो आर का मान भी क्या होगा? 0 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ये एक नियम भी है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि परावर्तन के नियम बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। इसके अलावा एक और नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दही में जो जीवाणु पाया जाता है वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है ये इसमें ग्रोथ करता है दही में, दूध में, और उस दूध को दही में जमा देता है। इसमें यहाँ एक पेनिसिलिन भी दिया हुआ है,
ये जो पेनिसिलिन है इसकी खोज की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसकी खोज 1929 में की थी। और जो एक और प्रश्न पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड है। चेचक का टीका, इसका नाम पूछा जाता है, तो इसका नाम है एडवर्ड जेनर। ये आपको याद रखने, नाम एडवर्ड जेनर ने की खोज की थी। 1798 में इसकी खोज की थी। तो ये इम्पोर्टेंट, इस प्रश्न के साथ कुछ और बातें हैं इस पाठ में से पूछी जाती हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए। तो आप सूक्ष्म जीवों के प्रकार याद कर लीजिए। सूक्ष्म जीव जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये सूक्ष्म जीवों के प्रकार है। एक अन्य प्रकार होता है जिसको कहते हैं वायरस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की कौन सी विधि समतल भूमि के लिए उपयोग में ली जाती है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, सिंचाई के लिए असमतल भूमि के लिए उपयोग में ली जाती है। तो असमतल यानी जो अनइवन लैंड है, यानी ऊबड़ खाबड़ है, कहीं से नीचे है, ऊपर है, ऐसी भूमि के लिए सिंचाई के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है स्प्रिंकलर मेथड। यानी जो स्प्रिंकलर मेथड होता है उसमें फव्वारा विधि से जल का छिड़काव किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे जो पानी होती है उसकी बहुत ज़्यादा बचत होती है। और ये जो लॉन है, गार्डन है, ये जो कॉफ़ी की खेती होती हैं, तो उनमें सिंचाई करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है स्प्रिंकलर मेथड। इसके अलावा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिंचाई की आधुनिक विधियां बतानी है। तो आधुनिक विधियों में एक तो मेथड ये है स्प्रिंकलर मेथड, इसको छिड़काव तंत्र भी कहते हैं, छिड़काव तंत्र भी कहा जाता है। तो एक आधुनिक विधि तो ये है, और दूसरी जो आधुनिक विधि है वो होती है ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कहा जाता है इसको। ये जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है, ये जो बड़े पौधे होते हैं, फलदार पौधे होते हैं, बगीचे होते हैं, उनके अंदर इससे सिंचाई की जाती है। तो ये भी उन क्षेत्रों के लिए, ये दोनों मेथड उन क्षेत्रों के लिए बड़ा ही यूज़फुल है जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो पानी का इससे बहुत बचाव होता है। इसके अलावा ये जो चेन पंप, मोट और ढेकली, ये जो दे रखे हैं, ये पारंपरिक स्रोत हैं। ये जो है कैसे स्रोत हैं, पारंपरिक। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि पारंपरिक तरीके बताने हैं आपको। ये पुराने तरीके हैं सिंचाई के, चेन पंप, मोट, ढेकली। इसके अलावा एक और है रहट, ये पारंपरिक तरीके हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है असमतल भूमि के लिए, तो वो है स्प्रिंकलर सिस्टम यानी छिड़काव तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किस वायरस के कारण होता है। तो एड्स, इसका राइट आंसर है HIV वायरस। ये जो HIV वायरस होता है, इस HIV वायरस का जो पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ईंधन के ऊष्मीय मान की ऐसा इकाई बतानी हमारे को। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके राइट आंसर जो है वो है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ये इसका राइट आंसर है किलो जूल प्रति किलोग्राम। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है, इसके मात्रक से निकाल सकते हैं कि यदि हम 1 किलोग्राम कोई ईंधन लें और उस ईंधन को जलाएं, तो उस ईंधन से जो हमें, यानी पूर्ण दहन होना चाहिए उसका, पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होगी या जो ऊर्जा प्राप्त होगी, उसको बोला जाता है ऊष्मीय मान। इसका जो शुद्ध मात्रक है वो है किलो जूल प्रति किलोग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आँखों में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको हमारे आँख की जो पेशी संरचना होती है उसको बोलते हैं परितारिका यानी आइरिस। ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। आइरिस एग्जाम में ये भी लिखा हुआ सकता है, हिंदी में भी लिख देते हैं आइरिस, तो ये इसका राइट आंसर है परितारिका। ये एक पेशीय संरचना है और इसके बीच में ये इस प्रकार की संरचना होती है और इसके बीच में यहाँ पर एक द्वार होता है जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। इसको बोलते हैं पुतली, इस द्वार को बोलते हैं पुतली और ये है परितारिका। ये जो परितारिका है यह हमारे जो नेत्र है उसको एक कलर प्रदान करती है, एक रंग प्रदान करती है। तो हमारी आँखों का जो विशिष्ट कलर होता है जैसे ब्लैक, ब्राउन, इस प्रकार की जो आँखें होती है वो किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? परितारिका के द्वारा होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा जा सकता है कि आँख को विशिष्ट रंग प्रदान कौन करता है, तो वो है परितारिका। और जो प्रकाश की मात्रा है इसको भी ये कंट्रोल करती है, यानी ये तेज प्रकाश में या कम प्रकाश में फैल के सिकुड़ के इस द्वार को बड़ा छोटा कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन पद्धति में जो कितने बिंदु पैटर्न काम में लिए जाते हैं? तो देखिए ब्रेल लिपि में इसका जो राइट आंसर है वो 63 बिंदु पैटर्न होते हैं इसमें। और ये पैटर्न जो होते हैं वो इस तरह वर्टिकल होते हैं, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से, यानी एक लाइन में एक पंक्ति में कितने बिंदु होते हैं? 3 होते हैं। इस प्रकार 3-3 बिंदुओं से विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाए जाते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जो पद्धति दी थी वो दी थी लुई ब्रेल ने 1821 में दी थी। लेकिन जो आधुनिक है यानी वर्तमान पद्धति है उस वर्तमान पद्धति को 1932 में अपनाया गया। ये चाक्षुष विकृति वाले हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, चाक्षुष विकृति वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं, यानी इनमें से किस से बनाई जाती है नेफ्थलीन की गोलियां? तो इसका राइट आंसर है कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती है। कोलतार एक कोयले का ही भाग है, यानी कोयले प्रोसेसिंग की जाती है तो उससे कोलतार बनता है, कोक बनता है और कोयला गैस बनती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कोयले से जो उत्पाद हैं वो क्या क्या हैं? तो कोयले के उत्पाद हैं कोयला, गैस, कोक और कोलतार। ये गाढ़ा द्रव होता है, बदबूदार द्रव होता है कोलतार, जबकि जो कोक होता है वो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है, लगभग शुद्ध रूप माना जाता है। ये कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये है कोक। कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ये सरंध्र होता है, यानी इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये कठोर भी होता है। इसके अलावा ये जो कोयला गैस है, ये कोयला गैस भी कोक बनाते समय, जब कोक बनाते हैं यानी कोयले का प्रोसेसिंग करते हैं तो उस समय गैस प्राप्त होती है और इसका ईंधन के रूप में यूज़ होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजकल सड़क बनाने में कोलतार के स्थान पर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो सड़क बनाने में कोलतार का जगह एक बिटुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी एग्जाम है। आपको याद रखना है कि सड़क बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आजकल कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? देखिए आपने पहले पढ़ चुका है कि जो फसल होती हैं वो फसल 2 प्रकार की होती है। एक होती है खरीफ की फसल और दूसरी होती है रबी की फसल। जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा के मौसम में उगाई जाती है और ये जो रबी की फसल होती है वो सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि रबी की फसल कौन सी है, तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सी फसल
सर्दी के मौसम में होती है। तो आप देखते हैं कि जो सर्दी के मौसम में खेतों में आसपास में सरसों दिखाई देती है। तो रबी की फसल है सरसों की फसल। बाकी जो 3 हैं सोयाबीन, चावल और मक्का, ये खरीफ की फसल है। इसके अलावा जो रबी की फसल है उसमें एक और नाम होता है अलसी, गेहूँ, मटर, चना, ये सब रबी की फसल हैं। ये आपको याद रखना, रबी की फसलों के नाम, ये सरसों, अलसी, गेहूँ, मटर, चना, ये सब रबी की फसल है। और सोयाबीन, चावल, मक्का, इसके अलावा ये जो कपास, मूंगफली, ये जो फसलें हैं ये सब फसलें हैं खरीफ की फसल। तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि रबी की फसल सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रॉ को एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो यह एक दूसरे को क्या करती है? तो यह एक दूसरे को आकर्षित करती है, क्योंकि जो कांच की छड़ होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती है, यानी जो कांच है और जो स्ट्रॉ है ये नेगेटिव चार्ज होती है, यानी ये धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो दो विपरीत आवेश होते हैं, उनमें दोनों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कांच की छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रॉ को एक दूसरे के पास ले आते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से या रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है? तो जो कांच की छड़ होती है रेशम से रगड़ने पर, यानी रेशम के कपड़े पर, तो कांच के ऊपर वही धनावेश और जो रेशम है वो ऋण आवेश। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरह से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ऋण आवेश, तो इसका राइट आंसर है कांच की छड़ प्लास्टिक को आकर्षित करेगी, प्लास्टिक स्ट्रॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो हार्वेस्टर होता है, हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है फसल की कटाई में। इसका राइट आंसर है फसल की कटाई में। इसके अलावा जो दाने होते हैं, फसल के जो दाने होते हैं, यानी जो दाने होते हैं, उन दानों को भूसे से अलग करने की क्रिया को, भूसे से अलग करने की क्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्रेशिंग किसे कहते हैं। तो दानों को, जो फसल के दाने होते हैं, सर फसल पक जाती है तो उन दानों को भूसे से अलग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं थ्रेशिंग। इसके लिए एक मशीन काम में ली जाती है थ्रेशर। लेकिन आधुनिक समय में, यानी वर्तमान समय में, इस हार्वेस्टर को, ये जो हार्वेस्टर है, इस हार्वेस्टर को और इस थ्रेशर को, थ्रेशर जो मशीन है, इस थ्रेशर मशीन, इन दोनों को जोड़कर कॉम्बाइन करके एक मशीन बनाई, उसको बोलते हैं कॉम्बाइन मशीन। यानी जो कॉम्बाइन मशीन है ये फसल कटाई के साथ साथ फसल के दानों को भूसे से अलग भी कर देती है। तो एग्जाम में देखो 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। एक तो हार्वेस्टर हो गया, तो हार्वेस्टर कटाई में काम में आता है, और ये जो थ्रेशर होता है ये थ्रेशिंग के काम में आता है, और जो कॉम्बाइन है ये कटाई और थ्रेशिंग एक साथ करता है। इसके अलावा एक और इसमें उपकरण है खेती से संबंधित, वो है कल्टीवेटर। ये जो कल्टीवेटर होता है ये जुताई के काम में आता है, यानी जब हल चलाते हैं तो हल चलाने की जगह पे काम में आता है, जुताई, खेतों की जुताई के समय में। तो इस प्रश्न का हार्वेस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? फसल की कटाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी अगर आप जड़ें देखेंगे तो उनकी जड़ों में ऐसी गांठें होती है, और इन गांठों में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया।
याद रखना है कि राइजोबियम बैक्टीरिया जीवाणु पाया जाता है इसके अंदर। ये जीवाणु बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। यह क्या करते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो दलहन पौधे होते हैं, दलहन के पौधे होते हैं, यानी दाल वाले जो पौधे होते हैं या फलीदार पौधे होते हैं, उनको लेग्यूम भी कहा जाता है। यानी लेग्यूम कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है? इसका राइट आंसर है टंगस्टन। ये आपको अच्छे से याद रखना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट, उसको बोलते हैं फिलामेंट, टंगस्टन धातु का बना होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, कम होता है। यानी जो सर्पी घर्षण है, सर्पी घर्षण, यह स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यह आपको याद रखना है, स्थैतिक घर्षण। और सर्पी घर्षण से भी कम होता है लौटनिक घर्षण। यह आपको क्रम याद रखना है कि लौटनिक घर्षण सबसे कम होता है, सर्पी घर्षण उससे ज़्यादा होता है और स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है। ये लौटनिक घर्षण आपने देखा होगा, जो बेयरिंग होते हैं फंकों में, यानी उसके बीच में दो गोल गोल छर्रे लगा दिए जाते हैं, जिससे लौटनिक घर्षण, यानी लौटने में घर्षण का मान बहुत कम हो जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है CNG। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि CNG का पूरा नाम क्या है, तो ये भी याद रखना है। CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके अलावा LPG का भी पूरा नाम आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। LPG का पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। लेकिन वाहनों में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज, इसको HZ भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कंपन प्रति सेकंड। ये भी लिख सकते हैं अपन कंपन प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति भी कहते हैं। आवृत्ति की परिभाषा भी लिखी जा सकती है कि एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं, एक सेकंड में होने वाले कंपन आवृत्ति कहलाती, की संख्या आवृत्ति कहलाएगी। आपको याद रखना कि आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकंड। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो मिलान वाला है, यानी आपको जो कॉलम स्तंभ A स्तंभ B को मिलाना है आपको। तो इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्तंभ A को B से मिलाना है। आप अलग से लिखने के लिए जगह भी आती है, आप इसके सामने भी उत्तर लिख सकते हैं, इसको मिला भी सकते हैं। तो देखिए जो जीवाणु होता है वो हैजे को फैलाते हैं, यानी जो हैजा है वो जीवाणु से होने वाली बीमारी है। राइजोबियम के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि राइजोबियम का काम है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ये वायुमंडल से ये जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस के बारे में भी बताया था कि लैक्टोबैसिलस का काम है दही बनाना, ये भी जीवाणु है। और यीस्ट का काम है ब्रेड बनाना। जबकि मलेरिया का जो कारक होता है वो प्रोटोजोआ होता है, ये आपको याद रखना है, प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम
जो प्रोटोजोआ है उससे मलेरिया होता है, और मलेरिया का जो वाहक है वो मादा एनोफिलीज मच्छर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई किसे कहते हैं? ये आपको याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है कि नियमित अंतराल के बाद में, यहाँ पर एक वर्ड है कि भाई नियमित अंतराल के बाद, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है। नियमित अंतराल के बाद जो हम पानी देते हैं खेतों को, उनके लिए ये काम में लिया जाता है। अलग अलग फसल के नियम अंतराल के बाद पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, नियमित और विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? तो हमने परावर्तन में देखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है, यानी जो चमकीली सतह पर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और जो इससे टकरा के वापस जाती हैं उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा है जिससे कोण मापे जाते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब कहा जाता है। और अब हम देखते हैं कि उसके जो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक तो नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन होता है वो समतल सतह से होता है, यानी समतल सतह पे या समतल पृष्ठ होना चाहिए, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है। इसमें जो आपतित किरणें होती है जो समांतर आती हैं, ये परावर्तन के बाद में भी समांतर ही जाती है। जबकि असमतल सतह जो होती है, ऊबड़ खाबड़ सतह, ऊंची नीची सतह, इसमें जो परावर्तन होता है, इसमें आपतित किरणें तो आती तो समांतर हैं, लेकिन जब वो आपतित होने के बाद परावर्तित होती है तो उनकी दिशा समांतर नहीं होती है, तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। इसके अलावा जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। साथ ही साथ एक बात और होती है इसमें कि हमें जो दिन के समय में हमारे घरों में प्रकाश होता है वो विसरित परावर्तन के कारण होता है, क्योंकि आसपास की सतह असमतल होती है, उससे प्रकाश टकरा के सब जगह फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू संपर्कण किसे कहते हैं? आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उन बिल्डिंगों में ऊपर की तरफ टावर पे एक धातु का छड़ लगा दी जाती है, एंटीना लगा दिया जाता है, और इससे एक तार निकाल के ज़मीन में यानी भूमि में लगा दिया जाता है। तो जब तड़ित गिरती है यानी बिजली गिरती है तो वो बिजली यहाँ से होती हुई ज़मीन में चली जाती है, इसको बोलते हैं भू संपर्कण, जिससे ये दुर्घटनाएं होने में बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक चित्र आपको याद होना चाहिए। हमने ये बीकर लिया, इस बीकर में हमने एक विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट, ये आपको याद रखना नाम, इसमें क्या मिलाया गया है, कॉपर सल्फेट, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, दोनों तांबे के हो गए, तांबे के इलेक्ट्रोड लगा दिए। इस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी से कनेक्ट किया और इसको इससे जोड़ दिया। जैसे आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये इलेक्ट्रोड, एक प्लस इलेक्ट्रोड है, एक माइनस इलेक्ट्रोड है। जैसे ही कॉपर सल्फेट है तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से कॉपर के आयन अलग हो जाएंगे और सल्फेट के आयन अलग हो जाएंगे। और ये जो कॉपर के आयन होते हैं ये धनायन बनाते हैं, जो कॉपर होता है वो धनायन बनाता है। तो धनायन ऋणाग्र की तरफ आकर्षित होता है और ये इस प्लेट के ऊपर जाके ये जमा होता जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो ये कॉपर इस पर निक्षेपित हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो इस कॉपर की पूर्ति कहाँ से हो रही है? तो इस कॉपर की पूर्ति हो रही है, ये जो तांबे की प्लेट है ये धीरे धीरे ये भी कॉपर छोड़ती जाएगी और इसमें कॉपर की मात्रा वापस से होती जाएगी, ये कॉपर धीरे धीरे इस पर इकट्ठा हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसके ऊपर पूरी एक तांबे की परत चढ़ जाएगी। यानी किसी एक धातु पर, यानी एक धातु पर विद्युत की सहायता से, विद्युत की सहायता से दूसरी धातु की परत चढ़ाने को
विद्युत लेपन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें ये भी पूछा जाता है कि हमारे आसपास में विद्युत लेपन से संबंधित वस्तुओं के नाम बताएं। तो आप बता सकते हैं कि साइकिल का हैंडल है, साइकिल की जो पहिए की रिम है, नलों की जो टोटियाँ होती है, गैस का जो बर्नर होता है, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से तैयार किए हुए होते हैं। या स्टेनलेस स्टील है, ये सब इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग से तैयार किए हुए होते हैं, जिससे उसके ऊपर संक्षारण नहीं होता है, जंग वगैरह नहीं लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जात और प्राणी जात किसे कहते हैं? तो वनस्पति जात किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में, यहाँ पर एक शब्द है, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में जो वहाँ रहने वाले पेड़ पौधे हैं या पाए जाने वाले जंतु हैं, यानी जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे, ये तो कहलाएंगे वनस्पति जात। वनस्पति जात। और वहाँ जो जीव जंतु हैं उस विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले, उनको बोला जाता है प्राणी जात। स्टूडेंट्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इस सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और एक बार वापस से रिवाइज करें बार बार। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि अगला वीडियो आपको किस विषय से संबंधित चाहिए। थैंक यू।